डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो मुल्क की माशी हालत है, इसको देखते हुए इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया, आपके मुताबिक ये कितना दुरुस्त फैसला था? देखिए, ये तो एक डिबेटेबल बात है, लेकिन चूंकि आपने मईशत के साथ में बात की है तो मैं ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि पहले ये देख लिया जाए कि 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था और फरवरी 2020 जब कोरोना का मसला नहीं था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। क्योंकि अगर कोरोना ये लॉकडाउन आप स्मार्ट करें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो पहले तो ये देखना है कि जब कोरोना नहीं था उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद लॉकडाउन के अलावा कोई बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में माशी पॉलिसियों में आई है या नहीं। मेरे ख्याल से ये बुनियादी सवाल है। अब मैं आपसे ये समझ दूँ कि इस जो स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं या हुकूमत के, जब ये हुकूमत आई थी तो इनको विरसे में मिली थी ग्रोथ रेट 5.5%। जब 2019 का पहला साल था, कोरोना नहीं था, उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट हुआ 1.9%, जो ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के बाद 48 ईयर्स में तीसरी बदतरीन काट कर दी थी। उसके बाद फरवरी 2020 में आ जाएं, क्योंकि कोरोना आया मार्च में, तो फरवरी 2020 में जो आलमी बैंक ने कहा था कि 30 जून 2020 तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा 2.4% रहेगा, यानी, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये था कि 2%, जो 2% था, ये 4th वर्स्ट होगा ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के बाद। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे मुल्क की आबादी 2.4% बढ़ रही है और कोरोना से पहले 2% या 1.9% ग्रोथ रेट है, तो गुर्बत और बेरोज़गारी तो बढ़ रही थी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये तो नहीं है ना कि मुकम्मल खोल दिया। तो फिर ये 2% का जो टारगेट रखा है 2021 के लिए, ये मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक है। बहुत हुआ तो 1% होगा, या शायद खुदा न खास्ता नेगेटिव होता है। ये तो इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है। मगर जो दूसरी बड़ी अहम बात है कि आम आदमी तो कहता है जब ग्रोथ रेट की बात ना करें, महंगाई की बात करें। तो महंगाई में आपको पता है कि जनवरी 2020 में जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं, वो पाकिस्तान में ग्रोथ रेट, वो जो अफरात ज़र था, वो 14.6% था, और देही इलाकों में खाने पीने की अशिया का 23.8%, यानी 24%। और इनके आने से पहले 3 वर्षों का जो अफरात ज़र था वो 4% था। तो अगर 4% से ये 14.6% पर आ गया जनवरी 2020 में, जब कोरोना नहीं आया था, तो इसका मतलब ये था कि ये माशी पॉलिसियाँ और इंटरनेशनल हालात, तो क्या उसमें कोई बड़ी तब्दीली हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों में लाई है, ये इस बात का फैसला करेगी कि हम 2020 में क्या देखने वाले हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तीसरी बात ये थी कि मुल्क चलता है वसाइल से, अच्छा डॉक्टर जी टैक्सेस से। तो अगर मैं ये अर्ज करूँ, आप कंप्लीट जी 5 साल मुशर्रफ के, 5 साल पीपल्स पार्टी के और 5 साल PMLN के, ये जो 15 साल थे, इसमें 5 साल में हमारा टैक्स रेवेन्यू दुगना होता रहा है। ये रिकॉर्ड पर है, 5 साल में दुगना, तीनों हुकूमतों में। अब ये 2 साल में, 2 साल नहीं, बिल्कुल सही, 2 साल में टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ा और दूसरे अखराजात बढ़ गए, तो मेरे मुल्क पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसको भी सोच लेना चाहिए। और उसका क्या इम्पैक्ट ग्रोथ रेट पर, आम आदमी की हालत पर, तरक्याती अखराजात पर, सोशल एक्सपेंडिचर पर होगा, ये बुनियादी सवालात हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जो मुल्क की अभी माशी हालत हम देखते हैं, उसमें हुकूमत के इकदाम हम देखते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो अपने तौर पे यही कहती है कि हम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बेहतर इकदाम करें। लेकिन बात यह कि आप जिस तरह मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, माहिर माशियात हैं, तो मैं तो आपसे जानना चाहूँगी कि जो मुल्क की माशी हालत पर हुकूमत के इकदाम हैं, आप 10 में से कितने नंबर देंगे मेरिट पर? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूँ कि 1980 से अब तक, जी 2018 तक, ये जो 38 साल हैं, इसमें हमारा ग्रोथ रेट जो रहा है औसत 4.7% रहा है। और इस हुकूमत के दौर में जो है वो मैंने बताया कि 1.92% अब माइनस में आ गया। तो बुनियादी चीज़ ये थी कि अगर मैं एक जुमला कह दूं, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। अगर इमरान खान साहब ने जो अपनी 10 नुकाती हिकमत अमली की थी इलेक्शन से कुछ पहले, जो उनके 2013-2018 के एजेंडे के मुताबिक थी, अगर उस पर हम 50% अमल करते तो हम कोरोना वायरस से निमट सकते थे। लेकिन अगर 100% अमल ना करें तब भी इतनी परेशानी की बात थी। उससे 100% इनहराफ करना जो है ना, दैट इज़ ए डिज़ास्टर। आप इनहराफ कैसे कर सकते हैं, मेरा सवाल ये था। अब अगर हमने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर हम जो है टैक्सों की मुनसिफाना पॉलिसी नाफिज कर देंगे, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात ले आएंगे, अगर ये दोनों चीज़ें आप रिवर्स कर दें
यानी टैक्स एमनेस्टी इस हुकूमत ने 3 लेकर आ गए, 3 टैक्स एमनेस्टी, इतनी जल्दी तो नहीं आया करती। और उसके बाद कानून ये बना दिया था कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएगा उससे फिर हम टैक्स ले लेंगे और उस पर जुर्माना करेंगे और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। अब 3 टैक्स एमनेस्टी तो ले आए, लेकिन लोगों को ये पता था कि कुछ नहीं होना, तो 1.5% पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तो अरबों रुपए की माफ़ करा ली। लेकिन उसके बाद जो एक्शन होना था वो हमें पता है कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि दबाव की वजह से हम ये नहीं कर सके, और वो जो कई हज़ार अरब रुपए के नाजायज़ असासे हैं वो लोग मज़े कर रहे हैं मगर आवाम कुछ ले जा रहे हैं। अगर ये चीज़ आप देखें, और मैं अगर ये एक जुमला एक और अर्ज़ कर दूं मैं आपसे कि जैसे मैंने कहा था कि इनको 5.5% की शरह नमू और 4% अफरात ज़र, मैं एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर दे, ये रिकॉर्ड पर है, वो ये है कि जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे हमारा ग्रोथ रेट औसत जो होगा वो 3% होगा, जबकि 38 वर्षों का 4.7 था। हमारा अफरात ज़र जो 4% इनको मिला था वो 6% से ज़्यादा होगा। तो आवाम का तो ताल्लुक इन्हीं 2 चीज़ों से है ना, कि ग्रोथ नहीं हो रही और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो रोज़गार है मिल देता है वो माइनस में जा रहा है, हमारा अभी तक माइनस में जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ समझनी, एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी की जो बातें की जाती हैं, आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, बेहतरी सिर्फ अदाद शुमार तक महदूद है। आम आदमी उस बेहतरी का फ़ायदा उठाने में नाकाम ही दिखाई देता है। और पहले तो ये वो आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो बेहतरी की बातें की जा रही हैं ये ज़बानी जमा खर्च है, क्योंकि जब तक उनको प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आएगा वो तो यही कहेंगे कि सिर्फ बातें की जा रही हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात करता हूँ, एक तकरीरों में आदाद शुमार होते हैं, एक आदाद शुमार वो होते हैं जो वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक देता है। तो वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार हैं वो तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल बता रहे हैं, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर आज़म और वज़रा वो जो तकरीरों में बातें करते हैं वो बड़ी खुशकुन होती हैं। तो ये जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत के आदाद शुमार में कहीं बेहतरी नज़र आ रही है, इसलिए कि लेकिन ये आज इस हुकूमत के साथ नहीं है। अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि 1993 से अब तक पाकिस्तान में 6 हुकूमतें आईं, 6 के 6 ने कहा दिवालिया हुकूमत है, 6 के 6 ने कहा कि जी हमने इक़्तिसादी मुआवजे दिखाए हैं, और उनके रुखसत होने के बाद हम फ़ौरन IMF के पास गए। अभी अगली दफ़े फिर ये होने जा रहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम कतई नहीं है, जैसे ये रुखसत होंगे तो फिर हम एक मरतबा फिर IMF के पास जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान में अब फैशन है 1993 से अब तक कि पिछली हुकूमत को चोर डाकू के हैं, और अब एक नई चीज़ आ गई है कि तमाम नाकामियाँ कोरोना के खाते में। मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया कि कोरोना से पहले अगर हालात ख़राब थे, खुदा के लिए कोरोना के खाते में डालने के बजाय अपनी पॉलिसियों में इस्लाहात करें, क्योंकि इस मुल्क में बड़ी जान है, हमारी मईशत में बड़ी सकत है, हमारे लोगों में, हमारे किसानों में, हमारे सनतकारों में, हमारे ताजरों में, हमारे मजदूरों में बड़ा पोटेंशियलिटी है। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने अशराफी या एलीट की मईशत बनानी है, जो बैरूनी एलीट है जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और यूरोप है, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और पाकिस्तान के जो एलीट है कोई 5 मिलियन, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके इक़्तिदार को बरकरार रखना है, तो फिर ना मईशत ठीक होगी, ना खुदसारी आएगी, और ना अवाम जो है उनको कोई बेहतरी नजर आएगी। जी जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि ऑपोजिशन के पास ऐसे ऐसे प्लान होते हैं ना, वो भी बस बता रहे होते हैं, तो मैं आपसे ज़रा हकीकत जानना चाहूँगी कि मईशत की बहाली के हवाले से जो ऑपोजिशन के पास प्लान्स हैं, जिसका वो इज़हार करते हैं वहाँ पे बहुत प्लान्स हैं, आपको नज़र आता है कि वाकई इसमें कुछ सदाकत है, हकीकत है, या ऑपोजिशन के जो मईशत बहाली के दावे हैं वो महज हम कह सकते हैं कि सियासी बयानात हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, या फिर हुकूमत की टांग खींचना, मकसद ये सिर्फ? 100% आपने सही कहा, उसका सबूत मैं आपको दे दूं। देखिए पिछले अगर आप देखें तो 2013 से 18 तक जो है वो, या 2008 से अब तक तीनों पार्टियां हुकूमत में रही हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि PTI जो है वो 2013 से 2018 में इक़्तिदार में रही, और 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी रही, उसके बाद PMLN है। उन तीनों ने बशमूल PTI के यकसा पॉलिसियाँ अपनाई, यानी 2013 से 18 तक PTI ने जो पॉलिसियाँ तालीम के में अपनाई, एलोकेशन में, सेहत में अपनाई, टैक्सेस में अपनाई, वही थी जो पंजाब और सिंध में अपनाई। तो आज जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इस्लाहात इसलिए नहीं आ रही कि इनके पास अक्सरियत नहीं है और दूसरी पार्टियाँ हैं, लेकिन 2013 से 18 में मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने तालीम की एलोकेशन, सेहत की एलोकेशन और टैक्सेस, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर, जो सूबों का मसला था, सूबे खुद मुख्तार थे 18वीं तरमीम और 7th NSC वार्ड के तहत, वही किया था जो सिंध ने किया था, और जो पंजाब ने, और तीनों में कोलूजन है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, कोलूजन इस तरीके से है
कि जो अपोजिशन में पार्टीज होती हैं सूबों में, वो ये कहती है जी वफाक ने हमें लूट लिया, पैसे नहीं दे रहे। लेकिन अंदर से एग्रीमेंट ये हुआ है कि चारों सूबों ने 800 अरब रुपया जो वफाक से उनको मिला था NFC अवार्ड के तहत, वो खर्च नहीं किया, बल्कि उसको बजट खसारे के लिए इस्तेमाल किया 800 अरब रुपए। और तालीम का बजट काटा, सेहत का। लेकिन इल्ज़ाम ये वफाक पे लगाते रहे कि हमें पैसे पूरे नहीं मिल रहे क्योंकि टैक्सों का हदफ हासिल नहीं हुआ। अब उन चारों सूबों से ये पूछा है कि अगर हदफ हासिल नहीं हो रहा था, आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, आप वफाक पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो आपने 800 अरब रुपए इसलिए किए कि गठजोड़ था कि हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम तालीम का बजट नहीं बढ़ाएंगे, और वफाक जो है ना वो हमें इस तरह से करते रहे। ये एक गठजोड़ है, गठजोड़ था ये। ठीक है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।